हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिवीजन लेक्चर सेकंड आपके सामने है। एक सवाल प्रीवियस ईयर है, शायद 2005 में आया था। इन्होंने दो ट्यूब दी हैं, मैंने अलग अलग कलर से दिखाया है इसको। इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन ट्यूब्स। इसका मतलब जब ये ट्यूब इस तरह से चल रही है, देखो ये v वेलोसिटी से इधर और ये v वेलोसिटी से इधर, और डायग्राम बता रहा है कि जो ब्लैक वाली है वो रेड वाली ट्यूब के अंदर ऐसे चलेगी। जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगी तो इस तरह से ये ब्लैक वाली अंदर आती जाएगी और रेड वाली उसके ऊपर, लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में है, मतलब ये सर्किट एक तरह से कांटेक्ट में है, पूरा चार्ज फ्लो के लिए पाथ अवेलेबल है, ये उसने कहना चाहा। इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन द ट्यूब्स, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो इस सवाल को करने के मेरे पास हैं दो तरीके। पहला तरीका, पहला कॉन्सेप्ट, मैं सवालों की हेल्प से कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ इस रिवीजन लेक्चर में। तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों की इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। ये कॉन्सेप्ट है, जहाँ फाई क्या होता है, फाई होता है फ्लक्स, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो और कॉस थीटा 1 हो तो आप इसको ओनली बी ए बी कह सकते हैं, फ्लक्स को बी ए। कब, एन नंबर ऑफ टर्न्स 1 होना चाहिए, और कॉस थीटा मतलब कॉस 0 मतलब थीटा 0 हो तो कॉस 0 1 हो जाता है, तो फाई को आप ओनली बी ए कह सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से ज़रा देखें कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूँगा। आपके सामने एक एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला, ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है, तो फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टेंस है मैं इसको x मान लेता हूँ, ये गिवन नहीं है, इसको मैं x मान लेता हूँ। तो जो मोमेंट आपको दिखाया गया है उस मोमेंट पर कितना फ्लक्स होगा जो इस लूप से पास होगा, तो हम कहेंगे फाई इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि लूप का एरिया लूप के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर ही है, इसलिए cos थीटा 1 मैंने लेके फाई को सिर्फ बी ए लिखा है, और एक सिंगल लूप दिया है, देयर आर नो नंबर ऑफ टर्न्स, फाई इज इक्वल टू बी ए। बी इज गिवन, ए इज एरिया, तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया की जगह देख ले बेटा डायग्राम, एल इंटू एक्स लिख सकता हूँ। एरिया एल इंटू एक्स, रेक्टेंगुलर शेप बनी हुई है, ये हो गया फाई। अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा d∅/dt, है ना, -d∅/dt, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, d∅/dt। सो d/dt ऑफ phi, where phi is BLx, so magnitude of the induced EMF will be BL dx/dt। dx/dt का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी। तेरे मन में वेलोसिटी आया ना, सुधरना मत तुम कभी भी, ठीक है, वेलोसिटी ठीक है, लेकिन डायग्राम में नहीं दिख रहा। डायग्राम में देखो x क्या है, ये है x, dx/dt मतलब ये x टाइम के साथ साथ किस रेट से चेंज हो रहा है। तो क्या dx/dt v है या dx/dt 2v है? नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, या टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कहते हो। तो अगर एक से ज़्यादा वेलोसिटी है तो रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगा। तो आप ज़रा देखना कि ये जो x है, dx/dt यहाँ पर क्या होगा, तो टाइम की जगह dt, डिस्प्लेसमेंट की जगह dx, और रिलेटिव वेलोसिटी 2v, तो 2v इज इक्वल टू dx/dt। चल, अगर ये ज़्यादा टेक्निकल बात हो गई और इतनी टेक्निकल बात तुझे पसंद नहीं, तुझे बिल्कुल सीधी सीधी बात पसंद है, तो ले मैं तेरे से सीधी सीधी बात करता हूँ। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर ये x है तो ये x टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, क्या सिर्फ v से, या ये v भी जिम्मेदार है? जी हाँ, कुछ ये आगे बढ़ा कुछ ये आगे बढ़ा, दोनों मिलके आगे बढ़े, और थोड़ी देर के बाद ये डायग्राम ऐसे नज़र आएगा और जो x था वो चेंज हो गया। तो x को चेंज करने के लिए दोनों v रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यहाँ पे dx/dt मतलब वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी कहना, तो bl इंटू dx/dt इज रिलेटिव वेलोसिटी।
और इसलिए यहाँ पे जाके आंसर लिख रहा हूँ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा, बी एल, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 2v, तो आंसर टिक किया जाएगा 2BLV। क्या आंसर टिक किया जाएगा, 2BLV। और बच्चों इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक और कॉन्सेप्ट हो सकता है इसका, क्या है वो कॉन्सेप्ट, जरा उसे भी देखो। दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ क्या होता है बच्चों, याद है? कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ ये होता है कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से चले कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों आपस में परपेंडिकुलर हों, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाता है VBL। तो आप ये देखो तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये वाली जो लेंथ आपको नज़र आ रही है ये वाली, तो इस यू ट्यूब के आगे बढ़ने से ये वाला जो किनारा है इसमें तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी के पैरेलल है ये लेंथ। मोशनल ईएमएफ के लिए वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये तो वेलोसिटी के पैरेलल है, ऐसे ये भी वेलोसिटी के पैरेलल है, तो इनमें तो कोई चेंज आएगा, इनकी वजह से तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो तब आएगा जब वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों परपेंडिकुलर हों, पर यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो वेलोसिटी के अलोंग है लेंथ। तो एक तो बच्चों इसमें आएगा, इसमें कितना VBL, और एक इसमें आएगा, इसमें कितना VBL। तो जब ये वाला VBL बनाया जाएगा, ये वाला VBL, तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फर्स्ट फिंगर रख दो, और जिधर कंडक्टर जा रहा है उसके अपोजिट मिडिल फिंगर, तो थंब आपको बताएगा कि नेगेटिव प्लेट कैसे बनानी है। अब मैं तुम्हें दिख नहीं रहा तो मैं लेफ्ट हैंड रूल से कैसे दिखाऊं, पर मैंने पूरे साल बताया है तुम्हें, ये सेल ऐसे बनेगी। ऐसे ही जो ये वाली रॉड है, ये वाली, इसमें भी लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो फर्स्ट फिंगर रख दो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, जिधर कंडक्टर की वेलोसिटी उसके अपोजिट मिडिल फिंगर ले जाओ और थंब को रखो ऊपर, तो यहाँ इस तरह से बनेगी ये बैटरी, और ये भी आएगा VBL। तो ये बन जाएगा सर्किट, और आप देख सकते हैं कि दोनों सेल सीरीज में हैं। ये कहती है करंट का फ्लो क्लॉकवाइज, और ये वाली बैटरी भी कहती है क्लॉकवाइज, सपोर्ट कर रही हैं। तो ई नेट E1 प्लस E2 आएगा, इसलिए 2VBL आएगा। इस सवाल को करने के थे दो तरीके। पढ़िए बच्चों सवाल। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, loop is rotated with angular velocity omega. If total resistances R, find average power generated per rotation. चलिए पावर पे तो बाद में आते हैं, सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले सवाल में भी लिया कि फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स होगा BA cos थीटा। अब इसने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिखाया नहीं है पर बताया है लैंग्वेज में कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उसने कहा है कि लूप घूम भी रहा है। तो लूप घूम रहा है, किसी एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा, लूप घूम रहा है, तो धीरे धीरे जो लूप का एरिया है उसका एंगल चेंज हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। तो किसी मोमेंट पे मान लो कि वो एंगल थीटा रहा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में है। तो फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, जहाँ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया, यहाँ लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट यूज़ किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, पहला कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया। तो ये आ गई है फाई की वैल्यू। अब मुझे बता दीजिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा डी फाई बाई डी टी। क्या होगा, डी फाई बाई डी टी। तो बी ए तो एज इट रहेगा, और डी बाई डी टी जब तुम कॉस ओमेगा टी का करोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरा तुम्हें लिख के दिखाऊँ, ये लो पूरा लिख के दिखा देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं रखो। तो ये है फाई विच इज़ BA cos थीटा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू पुट कर दीजिए BA cos ओमेगा टी। E इज इक्वल टू माइनस BA
और डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, तो कॉस का डेरिवेटिव, ठीक है जी, क्या लिख दूं, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके, ये आ गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। बच्चों पावर कंजप्शन, दूसरा कॉन्सेप्ट, पावर कंजप्शन का फॉर्मूला, करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करवा चुका हूँ भाई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर कंजप्शन वी स्क्वायर बाई आर, वी वोल्टेज है, वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर, रजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, रजिस्टेंस आर गिवन था, सवाल में बोला गया था टोटल रजिस्टेंस आर है। तो ये पावर कंजप्शन का फॉर्मूला आया, लेकिन उसने पावर कंजप्शन नहीं, एवरेज पावर कंजप्शन पूछा है, वो भी पर रोटेशन, मतलब एक टाइम पीरियड में पावर की एवरेज वैल्यू पूछी है। और किसी भी क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ दैट क्वांटिटी इनटू dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैं इस सवाल में यूज़ कर रहा हूँ, किसी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इंटीग्रेशन ऑफ दैट क्वांटिटी इनटू dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। और जो भी टाइम इंटरवल होता है वो लिमिट की तरह लगा दिया जाता है, जैसे इस सवाल में कहा गया है 1 रोटेशन, तो 1 रोटेशन का जो टाइम है दैट इज टाइम पीरियड, वो मैंने यहाँ पे लिमिट की तरह अप्लाई कर दिया है। चलिए P की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P की वैल्यू है बच्चों बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, और क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट है 0 टू टी और 0 टू टी। बच्चों साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर, अगर ये टर्म लिखी हो लिमिट टी के मल्टीपल में लिखी हो, तो इसको सॉल्व करके आता है 1/2। मैंने आपको ये ऑसिलेशन वेव्स में भी करवाया होगा, और एसी में भी मैं रेगुलर ये आपको बताता हूँ, ये जो कैलकुलेशन है। ऐसे में एसी पढ़ाते हुए कैलकुलेशन एक बार फिर से बता दूंगा, लेकिन ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, जिससे आंसर आते हैं जल्दी। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर तो ऑलरेडी है, और बाकी जो भी टर्म लिखी है, क्योंकि वो साइन स्क्वायर फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, टी के मल्टीपल में लिमिट होनी चाहिए, तो ये 1/2 आएगा, तो यहाँ पे एक 2 आ गया ऐसे। तो क्या ये आंसर है, जरा एक बार चेक कर लें। तो लैंग्वेज में, सॉरी डायग्राम में रेडियस दे रखी है, तो बच्चों एरिया की वैल्यू और पुट कर दो। एरिया कितना होगा इसका, तो पूरा सर्कल नहीं है, अगर पूरा सर्कल होता तो एरिया होता पाई आर स्क्वायर, नीचे लिख रहा हूँ मैं, लेकिन ये तो आधा है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। और जब इसका स्क्वायर करोगे तो जरा देखना बी स्क्वायर, अब एरिया का स्क्वायर कर दे, एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 है, पाई स्क्वायर आर रेस टू पावर 4, ठीक है, पाई स्क्वायर आर रेस टू पावर 4, और ये ओमेगा स्क्वायर भी है ऊपर, और नीचे एक 2 ऑलरेडी है, एक 2 ये आ गया, 2 × 2 हो गया 4, तो दिस इज दिस वन, ये आ गया है बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4r एवरेज पावर कंजप्शन। 4 नहीं 8, देखो एक बार, क्योंकि जब आपने एरिया का स्क्वायर किया ना, तो नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और एक ये जो इसको सॉल्व करके जो पहले से यहाँ पे 2 चल रहा है, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। इसलिए जो आंसर आपका आएगा वो होगा बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर रेस टू पावर 4 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8r, ये होगा एवरेज पावर कंजप्शन। इस सवाल में कितने कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज पावर कंजप्शन इज v स्क्वायर बाई आर, और किसी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है। तुम लोगों को पता है एसी चैप्टर, सॉरी ईएमआई चैप्टर, ये जो तुम कहते रहते हो ना बार बार सर ईएमआई चैप्टर की थोड़ा सा प्रैक्टिस और हो जाए और हो जाए, तो तुम्हें इसका टेरर नहीं है। इस चैप्टर की प्रॉब्लम ये है कि ये पीछे का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली बात, कई जगह मैकेनिक्स वाली बातें भी यूज़ हो रही हैं, ये प्रॉब्लम है। ओके बच्चों, एलसी सर्किट पर है ये सवाल। इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू।
तो मतलब LC सर्किट का मतलब ये हुआ कि एक इंडक्टर रहा होगा और एक रहा होगा कैपेसिटर। ये है LC सर्किट, जिसमें मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, ऑसिलेट करती रहती है, ओवरऑल एनर्जी कंजर्व बनी रहती है। तो उसने कहा कि इन एन ऑसिलेटिंग LC सर्किट, मतलब ऐसा LC सर्किट जिसमें एनर्जी का ऑसिलेशन चल रहा था, द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q। तो मैक्सिमम चार्ज मतलब जिस टाइम कैपेसिटर पे सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब यहाँ पर है सारी की सारी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में है, तो कितना चार्ज है Q। तो इस टाइम इस सर्किट में जो इंडक्टर के पास एनर्जी है, एनर्जी किसके पास, इंडक्टर के पास, वो कितनी है, बिल्कुल भी नहीं। और कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है, तो हम कहेंगे हाफ CV² या Q² अपॉन 2C, इतनी एनर्जी इसके पास होगी। अच्छा, मुझे कैसे पता है इंडक्टर के पास नहीं है, कैपेसिटर के पास इतनी है? क्योंकि उसने कहा मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, मतलब सबसे ज़्यादा चार्ज जो कैपेसिटर पे स्टोर हो सकता है वो कब होगा, जब सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास होगी, उस टाइम मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर होगा। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है, किस कॉन्सेप्ट पर ये सवाल यूज़ होने वाला है बच्चों? एक इंडक्टर जो है, उस इंडक्टर का एनर्जी स्टोर्ड अगर कोई आपसे पूछ ले तो वो होता है हाफ LI²। और अगर आपसे कोई किसी कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर पूछे तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आप कहेंगे हाफ CV², जिसको आप Q²/2C या हाफ QVB कह सकते हो, जहाँ भी पोटेंशियल होता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड सवाल है एनर्जी वाला, जितना अभी तक मुझे पढ़ने में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन एन ऑसिलेटिंग LC सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q, फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंडक्टर आर इक्वल। कि थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद हुआ ये कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ और अब उस पर उतना चार्ज नहीं रहा है, अब उस पर थोड़ा कम चार्ज है। और ज़्यादातर अब यहाँ पे क्योंकि करंट का फ्लो स्टार्ट हो चुका है तो इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड हो गया है। तो इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, हाफ LI²। और कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी इस टाइम होगी, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला है Q²/2C। मैं मान लेता हूँ कि अब उतना चार्ज तो नहीं रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो इस पर अभी भी होगा। ये थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हुआ है, क्योंकि उसने अभी ये नहीं कहा कि कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया है। उसने कहा है फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे चार्ज है कितना है पता करो। फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर when energy stored in the capacitor, जीरो नहीं लिखा, when energy stored in the capacitor and inductor are equal, कि कैपेसिटर पे कुछ एनर्जी है और इंडक्टर पे भी है और वो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों एनर्जी बराबर दे रखी हैं, हाफ LI² और Q²/2C बराबर दे रखा है, हाफ LI² इज इक्वल टू Q²/2C स्मॉल वाला q। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, एट द सेम टाइम मैं एनर्जी कंजर्वेशन से ये भी तो कह सकता हूँ कि इस डायग्राम की जो टोटल एनर्जी थी और इस डायग्राम की जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 0 + Q²/2C बराबर होना चाहिए हाफ LI² प्लस Q²/2C के। पर इक्वेशन 1 क्या कहती है कि हाफ LI² को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q²/2C। तो इसकी जगह भी अगर मैं Q²/2C लिख दूंगा तो इधर ट्वाइस ऑफ Q²/2C हो जाएगा, जबकि इधर कैपिटल Q²/2C लिखा है। ये 2C कैंसिल हो गया, Q²/2 की वैल्यू हो गई है Q² और Q की वैल्यू आ गई है Q/√2, क्योंकि इनिशियल चार्ज Q था, टोटल जो मैक्सिमम चार्ज था, तो इस मोमेंट पर इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज बचा होगा, दैट इज Q/√2। अब ये सवाल भी अगर मुझे कराना पड़े तो ये तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है। व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम +2 एम्पियर टू -2 एम्पियर in 0.05 second and EMF of 8 volt is induced in the coil, find self inductance of the coil। काम काम की बातें लिखते हैं। इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट। करंट +2 एम्पियर थी
-2 एम्पियर हो गई है, तो करंट में कितना चेंज आया है? 4 एम्पियर। कितना चेंज आया है? 4 एम्पियर। चेंज इन करंट का जो मैग्नीट्यूड है, +2 से -2 हो गई है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दे, -4 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ले ले, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई होगी ना, मान ले पहले क्लॉकवाइज थी, बाद में एंटी क्लॉकवाइज हो गई होगी। और टाइम इंटरवल जो है दैट इज dt या डेल्टा टी वॉट एवर 0.05 सेकेंड, और पूछ रहा है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है? E इज इक्वल टू -L di/dt। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो L di/dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ 8 है, L आपसे पूछा है, di की वैल्यू 4 है, dt की वैल्यू 0.05 है। इतना एक्सप्लॉइटेशन मेरा मत करो कि अब मेरे से एक्सपेक्ट करो, इतना शोषण मत करो मेरा। बच्चों इस सवाल में आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, पर्पज़ मेरा यहाँ पे रिवीजन कराना है। यहाँ इंडक्टर्स दिए हैं आपको, तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होते हैं, मतलब जब इंडक्टर्स अगर सीरीज़ में होते हैं तो आप L इक्विवेलेंट निकालते हैं ऐसे L1 + L2 + L3 + L4, और अगर वो पैरेलल में होते हैं तो 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्लास रजिस्टर में मैंने वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ भी बताया है, लेकिन वो आता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्लास में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रखी हैं बातें, काम की बातें कर रहा हूँ, सिर्फ बिल्कुल क्रूशियल टाइम है तुम्हारा। तो इस टाइम L इक्विवेलेंट कितना होगा? तो आप देख सकते हो पैरेलल है। अब ये सीरीज़ है या पैरेलल है, मेरे से पूछा ना मैंने, यहीं से मारना कुछ सर में तेरे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। L इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 हेनरी आएगी। देखिए इस सवाल को मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट। ये जो कॉइल के अंदर कॉइल, इस चैप्टर में कॉइल सोलेनॉइड को कहते हैं, कॉइल के अंदर कॉइल वाला सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ईएमआई का ट्रेंड में बहुत रहता है ये। डायग्राम बना के दिखाता हूँ, तुम्हें याद आएगा। इस तरह से एक कॉइल है और उस कॉइल के अंदर ये एक और कॉइल है, ऐसा है ना। तो ये जो अरेंजमेंट है, और इसका आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जाता है, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट, और N1 N2 मतलब जो भी इनके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स रहे होंगे, मान लो वो N1 N2 रहे होंगे, और जो कॉमन एरिया होता है, जो कॉमन एरिया होगा मतलब जो अंदर वाले का एरिया होगा बेसिकली वही। तो कई बार तो एक सिलेंडर पे ही दोनों को रैप किया गया है, तब तो सेम ही आ जाता है एरिया, लेकिन मैंने टर्म बोली कॉमन एरिया, ये याद रखना, तो कभी गलती नहीं करोगे। तो म्यू नॉट N1 N2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो कॉमन एरिया है और डिवाइडेड बाय जो भी लेंथ है, ओके, जो भी लेंथ ये है, तो कॉमन एरिया और कॉमन लेंथ इसमें ली जाती है। अगर अंदर वाला थोड़ा छोटा होता तो सिर्फ उसी की ही लेंथ ली जाती, बाहर वाला थोड़ा छोटा होता तो उसी की ली जाती, अनडाउटली भाई यही कहलवाना चाह रहा है ना। हाँ, तो कॉमन एरिया कॉमन लेंथ, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है और मैं इसको फिर से लिखूंगा, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई नीट वालों, मेडिकल वालों, जरा ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट है, और भाई इंपॉर्टेंट कह रहा है तो समझ रहे हो ना मीनिंग क्या है उसका। हाँ, तो बच्चों जरा काम की बातें निकालना। टू कोएक्सियल कॉइल, देखिए यही तो है, यही तो बना रखा मैंने। टू कोएक्सियल कॉइल्स आर मेड बाय वाइंडिंग थिन इंसुलेटेड वायर ओवर अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कोई पाइप रहा होगा, सिलेंड्रिकल पाइप, उसके ऊपर ये टर्न्स ऐसे बनाए गए हैं। एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है? एरिया कितना? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने इसको सही कर लिया। लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ठीक करो। One of the coil number of turns 300, another coil number of turns 400. What we need to find is mutual inductance. There you are, mu naught N1 N2, common area, common length. Mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7. N1 N2 300 multiplied by 400. Area 10 into 10 to the power minus 4.
divided by L, which is given 20 into 10 to the power minus 2. There you are. म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों की ही यूनिट होती है हेनरी। मैंने तुमसे कहा था ईएमआई के डाउट भेजते रहना मुझे, नहीं तो नहीं भेजोगे ना डाउट, उन्हीं को तो कवर करूँगा, यहाँ पे देखूंगा ना कहाँ तुम गलती कर रहे हो तो वैसे ही सवाल करवाऊँगा, राइट। वो तो मैं सुनाता तो हुई ना, उसमें कोई बात नहीं, मैं तुझे डाउट भेजेगा तो मैं सॉल्व करते हुए सुनाऊंगा भी, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो मेरी आदत है, पर तू डाउट भेजता रहे, ओके। चलो बच्चों, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।